बस इस घर के सामने ही। कावेरी के निर्देश पर ड्राइवर ने कैब रोक दी। टैक्सी से उतरकर बैग कंधे पर लटकाए लंबे लंबे डग भरती हुई वह गेट खोलकर दरवाजे के सामने जा खड़ी हुई। कुछ दिन पापा के साथ बिता लूं, फिर सब दुख दर्द भूल जाने की नई सी उमंग लेकर ही वापस लौटूंगी। सोचते हुए कावेरी ने एक नकली मुस्कान चेहरे पर चिपका डोरबेल बजा दी। अरे वाह कावेरी, आओ आओ। अचानक बेटी को आया देख सुधांशु का चेहरा खिल उठा। पापा, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? सुधांशु से मिलते ही कावेरी की कृत्रिम मुस्कान खनखनी हंसी में बदल गई। कमरे में पैर फैलाकर सोफे पर पीठ टिकाकर वह आराम से बैठ गई। थक गई शायद। मैं अभी तुम्हारी पसंदीदा दालचीनी वाली चाय बनाकर लाता हूँ। कल सुधांशु किचन में चले गए। आप क्यों? निर्मला नहीं आई क्या आज काम पर? कावेरी सुधांशु के पास जाकर खड़ी हो गई। बेटा, एक जरूरी काम के सिलसिले में आज जयपुर के लिए निकलना था मुझे। निर्मला तो इसलिए जल्दी काम निपटाकर चली गई। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि फ्लाइट की टिकट कैंसिल करवा दूँ अब। पापा, आप चले जाइए, जल्दी वापस आ जाएंगे ना? मैं तो अभी कुछ दिन यहीं रहूंगी। कावेरी प्रसन्न दिखने का पूरा प्रयास कर रही थी। मैं 2 दिन में ही लौट आऊंगा। इस बार उदित नाराज नहीं हुआ तुम्हारे कुछ दिन यहाँ बिताने पर? दिल्ली में हो तो भी बस सुबह आकर शाम को चली जाती हो वापस। एक दिन भी कहाँ रहने देता है वह तुम्हें मायके में? सुधांशु के मन में अपने दामाद के प्रति छिपी शिकायत शब्दों में झलक रही थी। ऑफिस के काम से आज ही उदित सिडनी गए हैं, इसलिए आपके साथ कुछ दिन रहने का प्रोग्राम बना लिया मैंने। गुड। सुधांशु के चेहरे पर एक लंबी रेखा खिंच गई। कावेरी भी मुस्कुरा दी और फिर ड्राइंग रूम में रखे बैग को अपने कमरे में ले जाकर सामान निकाल अलमारी में लगाने लगी। सुधांशु के साथ बातचीत कर कावेरी का मन हल्का हो गया, लेकिन अपने पापा के जाते ही उसे उदासी ने घेर लिया। मस्तिष्क में विचारों की उलझन निराशा को और भी बढ़ा रही थी। शून्य में ताकती वह अपने आप से ही बातें करने लगी। कितना अपनापन है यहाँ। दीवारें भी जैसे अनुराग बसाए हैं अपने भीतर। घर के एकमात्र सदस्य पापा तो जैसे स्नेह का पर्याय ही हैं। मम्मी के दुनिया छोड़कर चले जाने के बाद सालों से मम्मी की भूमिका निभाते हुए अपनी ममता की छाव तले धूप सदृश चिंताओं से बचाते आए हैं वे। मैं अकेली संतान हूं तो क्या? सभी नाते मिलकर भी जितना प्रेम नहीं बरसा पाते जितना पापा ने अकेले ही मुझ पर बरसा दिया। और वहां कैसे कह दूं कि ससुराल ही अब घर है मेरा। सासू माँ के रूप में खोई हुई माँ मिल जाएगी, यही आशा थी मेरी। ससुर जी से पापा जैसा स्नेह चाहा था, लेकिन चाहने मात्र से ही तो सब संभव नहीं होता। फिर और किसी को क्या दोष दूं, जब जीवन साथी ही अनमना सा रहता है मुझसे। विवाह के 3 वर्ष बीत जाने पर भी प्यार और अपनेपन को तरस रही हूँ मैं। आशा थी कि कोई नन्ही जान आएगी तो नए रंग भर देगी जीवन में। क्या मैं कम दुखी हूँ मां न बन पाने पर, कि सभी मुझे किसी अपराधी सा सिद्ध करने में लगे हैं? कावेरी एक बार फिर सब याद कर खिल उठी। विवाह होते ही उसे नौकरी से त्यागपत्र देना पड़ा था। सारा दिन अकेले घर के काम में पिसती हुई वह 2 बोल प्रेम के सुनने को तरस जाती थी। पति उदित अपनी ही दुनिया में खोया रहता। रात में कुछ हसीन लम्हों की चाह में वह उदित के करीब जाती तो उसका रवैया ऐसा होता जैसे एहसान कर रहा हो उस पर। कावेरी को किसी नन्ही आहट की प्रतीक्षा करते हुए 3 वर्ष बीत गए, लेकिन उसकी गोद सूनी ही थी। उदित को मनाकर एक दिन उसे साथ लेकर वह क्लिनिक चली गई। वहां डॉक्टर ने कावेरी और उदित दोनों के लिए कुछ टेस्ट लिख दिए। उस रात उदित ऑनलाइन हुई रिपोर्ट्स देख रहा था और वह बिस्तर पर लेटे हुए उदित की आतुरता से प्रतीक्षा कर रही थी। लैपटॉप शट डाउन कर लटका हुआ चेहरा लिए वह आकर बोला, रिपोर्ट देख ली है? कहा था तुम्हें पहले ही, पर तुम ही जिद पकड़े बैठी थी कि टेस्ट करवाना है। अब साफ हो चुका है कि तुम्हारे सिस्टम में कुछ कमी है, इसलिए मां नहीं बन पाओगी कभी। कावेरी की रुलाई फूट पड़ी थी। अपने को संयत कर हिम्मत जुटा बोली, आप कल प्रिंट निकलवा लेना रिपोर्ट का। ऐसी समस्या कई औरतों को होती है, इलाज तो होता ही होगा कोई ना कोई। हम कल ही डॉक्टर के पास चलेंगे। कोई जरूरत नहीं तुम्हें अब अपने इस कमी का तमाशा बनाने का। कोई पूछेगा तो कह देंगे कि अभी नहीं चाहते परिवार बढ़ाना। आज के बाद इस बारे में कोई बात नहीं होगी।
होगी। किसी तानाशाह सा आदेश पे उदित मुंह फेर कर लेट गया। तिरस्कृत हो कावेरी बस आंसू बहाकर रह गई थी। उदित ने अगले दिन अपनी माँ को रिपोर्ट के बारे में बताया। बस फिर क्या था, आते जाते ताने कसने देने शुरू कर दिए उन्होंने। ससुर जी उदित को बार बार याद दिलाना नहीं भूलते थे कि उनके रिश्ते के एक भाई ने अपनी बहू के मां न बन पाने की स्थिति में अपने इकलौते बेटे को तलाक दिलवाकर उसका दूसरा विवाह करवा दिया था। उपेक्षा और प्रताड़ना के अंधेरे से घिरी एक तंग सी गली में स्वयं को पाकर कावेरी बिल्कुल अकेली हो गई थी। उदित अक्सर डपट देता कि मुंह फुलाकर क्यों रहती हो हमेशा, कम से कम मेरे सामने तो मनहूस का चेहरा लिए न आया करो। पिछले दिन का अपमान अब तक तकलीफ दे रहा था कावेरी को। मेरठ से उदित की बुआ जी मिलने आई थी। कावेरी ने हमेशा की तरह अभिवादन कर आदर व्यक्त किया। उन्होंने अपनी चिर परिचित अंदाज में कावेरी को गोद भर जाने का आशीर्वाद दिया तो पास खड़ी कावेरी की सासू माँ झट से बोल उठी, सपने देखने बंद कर दो जीजी, अब यह सुख हमारे हिस्से में कहाँ। बस अब तो हमारा आंगन बच्चे की किलकारियों के लिए तरसता ही रहेगा सदा। यह सुन बुआ जी की आंखें फाड़ मुंह बिचकाते हुए बोली, अरे अरे, यह क्या कह रही हो? कावेरी की सूरत देखकर तो नहीं लगता कि इसे कोई अफसोस है अपने इस अधूरेपन पर। औरत का सारा बना श्रृंगार बेकार है अगर एक संतान भी ना दे सके परिवार को। क्या करे अब, यह बाज लिखी थी लड़के के हिस्से में। जी जलता रहेगा अब तो सदा, यूं ही हमारा। जहर बुझे तीर से शब्दों का वार असहनीय हो गया और कावेरी चुपचाप वहां से चली गई। अपमान और दुख से विचलित हो रात में उसने उदित को ये सब बताया तो उदित उल्टा उस पर बरसने लगा। किस किस का मुंह बंद करोगी? कुछ गलत तो नहीं कहा माया बुआ जी ने? जानती हो ना कि कल 8 बजे की फ्लाइट से मुझे सिडनी जाना है। सोचा था जाने से पहले तुम्हें खुश कर दूंगा, लेकिन सारा मूड ऑफ कर दिया तुमने। लाइट बंद कर सो जाओ। मैं भी कल पापा के पास जाना चाहती हूँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। आज ही फोन पर बताया था उन्होंने। पहली बार कावेरी ने उदित से झूठ बोला था। पापा के फोन का बहाना बनाकर आज वह मायके आ गई थी। बचपन में जब कोई बात उसे विचलित करती थी तो पापा की थपकी देकर सुलाते ही सारा तनाव छू मंतर हो जाता था। उसी थपकी की चाह में कुछ दिन पापा के साथ बिताने आई थी वह। एयरपोर्ट पहुंचकर सुधांशु ने मैसेज भेजा तो नोटिफिकेशन टोन सुन कावेरी की सोच पर विराम लग गया। मैसेज पढ़ने के बाद किचन में जाकर वह अपने लिए नूडल्स बना लाई और वापस कमरे में आ टीवी ऑन कर बैठ गई। किसी फिल्म में विवाह का दृश्य चल रहा था। गठबंधन की रीत दर्शाए जाने के उपक्रम में वर के कंधे पर लटके दुपट्टा में सिक्का, दुर्वा चावल, हल्दी व फूल रखकर एक गांठ लगाकर उसे वधू के दुपट्टे से बांधा जा रहा था। कावेरी के साथ फेरों से पहले भी सुखमय भविष्य और मन को बांधने के प्रतीक के रूप में गठबंधन की रस्म अदा की गई थी। लेकिन हुआ क्या? उदित के कंधे पर लटके दुपट्टे में बंधा गोल सिक्का कैसे तिरस्कार की टेढ़ी मेढ़ी आकृति में बदल गया, वह जान ही नहीं सकी। दुर्वा उसे हरा भरा खुशहाल जीवन कहाँ दे सकी? वह तो कटेली झाड़ियां ही चुभा रही हैं। हल्दी का सुनहरा रंग जीवन में चढ़ने की आशा पूरी होती, उससे पहले ही विषाद ने अपने रंग बिखेर दिए थे उस पर। फूल सा उसका चेहरा जैसे खिलने से पहले ही मुरझाया सा लगने लगा था। अक्षत चावल के धवल दाने पति के अटूट प्रेम और सुख शांति देने के स्थान पर एक बोझ सा औपचारिक रिश्ता ही तो दे पाए थे उसे। मानसिक शांति तो अब एक सपना सा लगने लगा था। गठबंधन ने दोनों के मन को तो नहीं बांधा। हाँ, कावेरी के पांव में जंजीर जरूर बंध गई थी, जिसे न तो वह तोड़ पा रही थी और न ही अपने अस्तित्व को यो कैद में देख पा रही थी। डोरबेल बजने से कावेरी सोच के दलदल से बाहर आ गई। दरवाजा खोला तो सामने नमन को देख मुरझाया मन खिल सा गया। नमन उसके पड़ोस में ही रहता था। दोनों पुराने दोस्त हैं। वे एक ही स्कूल में पढ़े थे। बाद में उच्च शिक्षा के लिए नमन बेंगलुरु चला गया था। MBA करने के बाद नोएडा स्थित एक विदेशी कंपनी में मैनेजर पद पर कार्य कर रहा था। नमन का एक पैर पोलियो के कारण बेहद कमजोर था। उस पैर में वह कैलीपर पहन कर रखता था, तभी उसका चलना फिरना संभव हो पाता था। नमन के मन में कावेरी के लिए विशेष स्थान था, लेकिन इसका कारण कावेरी का अप्रतिम सौंदर्य
या उसका पढ़ाई में अव्वल होना नहीं था। इसका कारण तो कावेरी का मन के प्रति सम्मान और स्नेही व्यवहार था, जो सहानुभूति से नहीं मित्रता की सुगंध से था। विवाह के बाद कावेरी का मायके में आना कम होने लगा तो नमन से मिलना जुलना बंद सा हो गया, लेकिन कावेरी की मित्रता जैसे ऊर्जा बनी हमेशा नमन का हाथ पकड़े साथ साथ चला करती थी। नमन आया तो कावेरी पहले के रंग में रंग गई। बातों का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। पुराने दोस्त, स्कूल व कॉलेज के टीचर्स और मौसम का मिजाज सब कुछ समा गया था उनकी बातचीत के मध्य। कावेरी अपना दर्द मन में ही रख नमन का दिल नहीं दुखाना चाहती थी, लेकिन वह भूल गई थी कि नमन जैसा दोस्त उसकी मुस्कान देखकर ही अनुमान लगा लेगा कि वह दिल से निकली खुशनुमा मुस्कुराहट है या हंसी का जामा पहने हुए गहन पीड़ा। कुछ देर की बातचीत के बाद नमन अचानक पूछ बैठा, कावेरी, हम क्या अपने पुराने दिनों को ही याद करते रहेंगे या अपनी नई जिंदगी के किस्से भी शेयर करेंगे? कावेरी को लगा जैसे चोरी पकड़ी गई हो। बोली, मेरी जिंदगी तो वही किसी भी शादीशुदा स्त्री की जिंदगी जैसी ही, सास ससुर पति जिम्मेदारियां, बस और क्या। तुम भी कुछ बताओ ना, कहकर उसने पलकें झुका ली। एक खूबसूरत जिंदा दिल औरत पति से दूर बैठी हो और एक बात भी उसके बारे में न करे, अजीब लग रहा है मुझे। मैं गलत नहीं हूं तो तुम बहुत कुछ दबाए बैठी हो अपने अंदर। कावेरी, मन की गिरा खोल दो प्लीज। नमन की स्नेह भरी गुहार कावेरी के दिल से आंखों तक पहुंच आंसू बनकर झरझर बहने लगी। अपनी सभी आहत अनुभूतियों को उसने एक एक कर नमन के समझ खोल कर रख दिया। नमन की सहानुभूति घाव पर मरहम का काम कर रही थी। कावेरी की आंख बीती सुन कुछ सोचता हुआ सा नमन बोला, कावेरी, क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि उदित ने तुम दोनों की रिपोर्ट्स को लेकर सच बोला है तुमसे? मतलब? उदित ने ऑनलाइन देखी थी रिपोर्ट्स, अपनी मर्जी से थोड़े ही कहा था। लेकिन तुमने तो नहीं देखी, फिर प्रिंट्स भी नहीं निकलवाए उसने। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम नहीं वह? नमन की बात बीच में ही काट कर कावेरी बोल उठी, विश्वास तो नहीं हो रहा कि उदित इतना बड़ा झूठ बोल सकता है। वह कुशल जरूर है, लेकिन धोखेबाज भी। बेचैन हो वह सोच में डूब गई। उसे चिंतित देख नमन ने उसका ध्यान दूसरी ओर लगाने के उद्देश्य से चुटकुले सुनाने शुरू कर दिए। एक बार फिर हंसी मजाक का दौर चल पड़ा। इस बीच सुधांशु का जयपुर पहुंचकर फोन आ गया। नमन वहां आया हुआ है, यह जानकर कावेरी के लिए चिंतित सुधांशु को राहत से मिली। नमन से उन्होंने रात में कावेरी के पास से रुकने का अनुरोध किया। रात के 1 बजे दोनों के आंखों की नींद ने बातचीत की गति पर थोड़ा विराम लगा दी। सोने से पहले नमन हौले से मुस्कुराकर बोला, कावेरी, एक बात कहना चाहता हूँ। हम कितने वक्त बाद मिले हैं, इसके बाद न जाने कब मिल पाए। तुम्हें कोई तकलीफ ना हो तो एक कॉफी हो जाए? हाँ, लेकिन कॉफी मैं बनाऊंगा। तुम रुको ना यहीं, मैं बस यूं गया और यूं आया। कावेरी दोस्त के आग्रह को टाल नहीं सकी। अपने पिता के कमरे में जाकर कावेरी नमन के सोने का प्रबंध करने लगी। नमन कॉफी लेकर आया तो पहला घुट भरते ही बोली, कमाल की कॉफी बनाते हो नमन, तुम्हारी होने वाली वाइफ से जलन सा हो रहा है। कहते हुए कावेरी खिलखिलाकर हंस पड़ी और फिर वहीं बेड पर पैर फैलाकर चैन से बैठ कॉफी का आनंद लेने लगी। नमन ने उसे अपने मोबाइल में उन लड़कियों के फोटो दिखाए जहां उसके रिश्ते की बात चल रही थी। कावेरी से उसकी पसंद की लड़की चुनने को कहकर वह वॉशरूम चला गया। थकी हुई कावेरी वहीं बेड पर लेटी तो पता ही नहीं चला कि कब आंख लग गई। सुबह अलार्म बजने पर ही कावेरी की नींद खुली। हड़बड़ाकर बिस्तर से उठ वह कमरे से बाहर निकली। नमन बालकनी में खड़ा गुलाबी आसमान पर बिखरी छटा निहार रहा था। इससे पहले कि वह रात के विषय में कोई सवाल करती, नमन स्वयं ही बोल उठा, रात को जब मैं चेंज कर अंकल के कमरे में वापस आया तो तुम गहरी नींद में थी। तुम्हें उठाना मैंने ठीक नहीं समझा और तुम्हारे कमरे में जाकर सो गया। चाय पीकर नमन वापस चला गया। जब तक सुधांशु लौटे नहीं, नमन प्रतिदिन कावेरी से मिलने आता रहा। सुधांशु लौटे तो कावेरी जैसे नन्ही सी बच्ची बन गई। वह यह देखकर बहुत प्रसन्न थी कि इतने कम समय के लिए जयपुर जाने पर भी पापा यह नहीं भूले थे कि लाह की चूड़ियां कावेरी को बहुत पसंद है। रंग बिरंगी चूड़ियों और कंगनों के साथ ही
पापा गुलाबी और पीले रंग में रंगा गोटा पत्ती के काम वाला एक सुंदर लहंगा भी लाए थे। कितना खुश देखना चाहते थे वे कावेरी को। चाहकर भी कावेरी सुधांशु को अपना दुख नहीं बता पाई। वह जानती थी कि उसके मां न बन पाने पर ससुराल वालों का उसे दोष देना पापा को बहुत कष्ट पहुंचाएगा। अपनी पीड़ा भीतर ही दबा पापा के स्नेह को पल पल महसूस करती कावेरी के 10 दिन बातें करते और हंसते हंसाते कब बीत गए पता ही नहीं चला उसे। वापसी के दिन नाश्ता करने वह टेबल पर बैठी ही थी कि उबकाई आने लगी। उबकाई के साथ ही चक्कर भी आ रहा था। सुधांशु उसे घर के पास ही डॉक्टर सुजाता के क्लिनिक पर ले गए। डॉक्टर सुजाता ने जांच कर दवा के साथ कुछ टेस्ट भी लिख दिए। टेस्ट के लिए सैंपल दे कावेरी घर आकर दवा खा आराम करने लेट गई। दोपहर को नमन कावेरी से मिलने आया तो साथ में उसकी पसंद का ढोकला भी लाया। कावेरी की पसंदीदा दुकान का ढोकला, उस पर पापा और नमन का साथ। कावेरी भूल ही गई कि वह बीमार है। तीनों की बातों और ठहाकों से घर गूंज उठा। शाम होते होते कावेरी की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। सुधांशु चाहते थे कि वह अगले दिन तक रुक जाए, लेकिन कावेरी ने जाना ही उचित समझा, क्योंकि उदित सुबह ही सिडनी से अपने घर लौट चुका था। डॉक्टर सुजाता के क्लिनिक पर रिपोर्ट्स ऑनलाइन देखने की सुविधा नहीं थी और स्वास्थ्य में सुधार के कारण कावेरी का रिपोर्ट लेना आवश्यक भी नहीं लग रहा था। इसलिए वह कैब बुक करवाने लगी। नमन और सुधांशु का मानना था कि रिपोर्ट्स एक बार देखनी जरूर चाहिए, कावेरी को लौटने में देर न हो जाए। इसलिए नमन ने कहा कि वह क्लिनिक से रिपोर्ट लेकर उसका फोटो खींच कावेरी को व्हाट्सएप पर भेज देगा। कैब बुलाकर पापा और नमन से विदा ले वह टैक्सी में बैठकर चली गई। कावेरी ससुराल पहुंचने ही वाली थी कि उसे नमन का भेजा हुआ रिपोर्ट का फोटो मिल गया। जब कावेरी ने फोटो डाउनलोड कर देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। रिपोर्ट बता रही थी कि वह गर्भवती है। कावेरी का मन उछलने लगा। वह जल्द से जल्द उदित से मिलकर यह सुखद समाचार उसे सुनाना चाहती थी। उत्साह से भरी कावेरी दौड़ती हुई उदित के पास जा पहुंची। उदित से आंखें बंद करने को कहकर उसने पर्स से मोबाइल निकाला और रिपोर्ट का फोटो उदित के सामने कर दिया। उदित ने आंखें खोली तो नजरें मोबाइल स्क्रीन पर ठहर गई। रिपोर्ट में प्रेगनेंसी पॉजिटिव देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। माथे पर त्योरियां चढ़ाते हुए बोला, क्या मजाक है यह? मजाक नहीं, यह सच है उदित। कावेरी खुशी से चहक उठी। लेकिन यह कैसे हो सकता है? उदित आशंका से घिरा था। हो गया बस। कैसे? यह तो मुझे भी नहीं पता। आधा से कंधे उचकाती हुई कावेरी उदित से लिपट गई। कावेरी को अपने से अलग कर उदित आक्रोशित होकर लगभग चीख उठा। ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं। हुआ तो हुआ कैसे? क्या हो गया है आपको? इस बार कावेरी तुनक कर बोली। यह क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हैं आप इतनी देर से? मैंने तो सोचा था कि आप यह खुशखबरी सुन खुशी से झूम उठेंगे, लेकिन कैसी खुशखबरी, कैसी खुशी? सुन लो तुम आज की, मैं पिता नहीं बन सकता। उत्तेजना और क्रोध में उदित के मुंह से सच निकल गया। कावेरी सिर पकड़कर बैठ गई। उसे लग रहा था कि वह चक्कर खाकर गिर जाएगी। अपनी रोदीली आवाज में उदित फिर चिल्लाया, क्या मैं जान सकता हूं कि यह बच्चा किसका है? शायद उस नमन का ही जिसने तुम्हें यह रिपोर्ट भेजी है। कावेरी यह सहन न कर सकी, तैस में आकर बोली, अब समझी कि आपने मुझे हमारे टेस्ट की रिपोर्ट्स क्यों नहीं दिखाई थी, क्यों नहीं जाना चाहते थे डॉक्टर के पास। कितना बड़ा धोखा। बौखलाया सा उदित कुछ बोलने की स्थिति में नहीं था। बेचैन होकर वह कमरे में इधर उधर चक्कर लगाने लगा। असमंजस में पड़ी कावेरी भी आंखों पर हाथ रख बेड पर लेट गई। कुछ देर बाद कमरे की चुप्पी कावेरी का मोबाइल बजने से टूट गई। कॉल नमन का था। उखड़ी सी आवाज में हेलो बोल मोबाइल पर बात करते हुए वह कमरे से सटी बालकनी में जा खड़ी हुई। नमन बोला, उदित का सिडनी टूर कैसा रहा? तुम्हारी तबीयत कैसी है अब? वैसे मैंने एक जरूरी बात बताने के लिए किया है फोन। मैंने जिस रिपोर्ट का फोटो भेजा था वह तुम्हारी नहीं है। पहले किसी और कावेरी की रिपोर्ट्स दे दी थी मुझे उन लोगों ने। कुछ देर पहले क्लिनिक से फोन आया था तो मैं दोबारा जाकर सही वाली रिपोर्ट्स लाया हूँ। अभी व्हाट्सएप पर तुम्हारी असली रिपोर्ट्स भेज रहा हूँ। कोई बड़ी बीमारी नहीं,
बस थोड़ा इन्फेक्शन हो गया था। ओह, मैं भी कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर यह हुआ कैसे। हाँ, लेकिन उस गलत रिपोर्ट ने उदित को बेनकाब कर दिया है, कहते हुए कावेरी ने पूरी घटना संक्षेप में बता दी। अब उदित को बता दो रिपोर्ट का सच, सब ठीक हो जाएगा, कहकर नमन ने फोन काट दिया और असली रिपोर्ट्स कावेरी को भेज दी। फोन पर कावेरी की हताशा में डूबी आवाज सुनने के बाद नमन चिंतित था, लेकिन उसे इस बात की प्रसन्नता भी थी कि उदित को लेकर उसका अनुमान सही निकला और एक छोटी सी युक्ति लगाकर उस झूठ को पर्दा उठाने में वह सफल भी हो गया। हुआ यूं कि शाम को जब नमन कावेरी की रिपोर्ट्स लेने पहुंचा तो जो रिपोर्ट्स उसे मिली उस पर प्रेगनेंसी पॉजिटिव देखकर वह चौंक गया। फिर रिपोर्ट्स पर मोबाइल नंबर व घर का पता देखा तो वह कावेरी का नहीं था। नमन समझ गया कि यह रिपोर्ट्स किसी और कावेरी की है। इससे पहले कि वह काउंटर पर जाकर सही रिपोर्ट्स लेता, उसने अपने मोबाइल से उस रिपोर्ट्स की एक फोटो इस तरह खींच कर रख लिया कि जिसमें एड्रेस और मोबाइल नंबर दिखाई न दे। इसके बाद नमन ने कावेरी की असली रिपोर्ट्स लेकर अपने पास रख ली। रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, इसलिए उसे कावेरी तक पहुंचाने की जल्दी भी महसूस नहीं हुई। नमन को गलत रिपोर्ट्स वाला फोटो कावेरी को भेजने के कुछ देर बाद नमन ने असली रिपोर्ट्स भेजा ताकि कावेरी उदित को गलत रिपोर्ट्स दिखा सके और इस बातें में कावेरी और उदित की बातचीत भी हो पाए। गलत रिपोर्ट्स देखने के बाद उदित की प्रतिक्रिया द्वारा सच झूठ की तह तक पहुंचना चाहता था नमन। सही रिपोर्ट्स भेजने के बाद नमन आशा कर रहा था कि उदित अब शर्मिंदा कर सच छिपाने के लिए कावेरी से क्षमा मांग लेगा और दोनों का वैवाहिक जीवन एक सुखद मोड़ ले लेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उदित को जब कावेरी ने बताया कि प्रेगनेंसी वाली रिपोर्ट्स गलत थी तो निर्लज्जता और दोगुने वेश से वह कावेरी पर चिल्ला उठा, तो अब अपने दोस्तों के साथ मिलकर मेरा मजाक भी उड़ाना शुरू कर दिया तुमने। न जाने क्या समझती हो अपने आप को। सिडनी में ही मैं खुश था, सोच रहा हूँ सब छोड़ छाड़ कर वहीं चला जाऊं। कावेरी का मन वितृष्णा से भर उठा। मन के चूर चूर होने की पीड़ा मुख पर साफ झलक रही थी। मन किया कि जोर से चीख उठे, मुंह से जैसे बोल अपने आप ही निकल पड़े। अपने किए पर शर्मिंदा होने की जगह आप मुझे और मेरे दोस्तों पर कीचड़ उछाल रहे हैं। अब तक आपके व्यवहार को मैं आपका स्वभाव समझ सहन करती आ रही थी, लेकिन आप तो पहले दिन से ही मुझे नीचा दिखाने के मौके तलाश रहे थे। क्या हो गया अगर पति पत्नी में से कोई भी संतान को जन्म देने में असमर्थ है? वह आप भी तो हो सकते थे और मैं भी। रिश्तों का घटा जोड़ नहीं जानती मैं, लेकिन इतना समझती हूँ कि प्यार दिमाग से नहीं दिल से होता है। पति पत्नी का रिश्ता प्रेम पट्टी का होता है, दिमाग का खेल नहीं चलता यहाँ। आप क्या छोड़ेंगे मुझे? मैं आज ही अभी पति पत्नी के नाम पर कलंक बन चुके इस रिश्ते से अपने को अलग करती हूँ। उदित हक्का बक्का साथ देखता रह गया और बैग लिए कावेरी उल्टे पांव मायके लौट आई। सुधांशु भी क्या कहते, सब जानने के बाद कुछ दिनों बाद तलाक हो गया। अपनी योग्यता के बल पर स्कूल में टीचर बन कावेरी पूरी हिम्मत से स्वयं को संभाले थी, लेकिन मन में कहीं न कहीं एक खालीपन निरंतर अनुभव कर रही थी। धीरे धीरे उसके वजूद पर छा रही वह उदासी उसकी उमंगों और खुशियों को निगल ही जाती यदि उस दिन नमन अपना दिल उसके सामने खोल न देता। कावेरी, तुम्हें कभी कहने का साहस ना जुटा सका। हमेशा एक जुड़ाव सा महसूस होता रहा है तुमसे। कुछ कहना भी चाहा, कभी तो अपाहिज पाव ने जैसे मेरी सारी हिम्मत छीन ली। तुम्हारी शादी हुई तो सब्र कर लिया और हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहा। अब भी तुम्हें उदास देखता हूं तो लगता है कहीं से खुशियों की गठरी बांध लाऊं और सब तुम पर निछावर कर दूं। अपाहिज, क्या कह रहे हो नमन? अपाहिज तो उदित था जिसकी सोच ही पंखु थी। काश तुमने कुछ साल पहले ही बता दी होती मुझे अपने मन की बात। कावेरी का गला रूंध गया। तो अब भी क्या बिगड़ा है कावेरी? क्या तुम मेरी जीवन संगिनी बनकर खुश रह सकोगी? कावेरी की आंखें ही नहीं, मन भी भीग गया। लगा जैसे नमन ने चाहत के दुपट्टे में सम्मान का सिक्का, उमंग की हल्दी, दुर्वा जैसी खुशी, चावल के दानों सा विश्वास तथा आशा के पुष्प रख कस कर गांठ लगा दी हो और उसे कावेरी के कोमल भावनाओं की चूनर से बांध दिया हो। गठबंधन तो आज हो गया हमारा, कहकर कावेरी नमन के गले लग गई।